नमस्कार दोस्तों, जेनित आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला है ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 मिशन। ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 मिशन तो अभी हाल ही में ये जो है श्रीहरिकोटा से LVM-3 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। तो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 मिशन है क्या। यह एक संचार उपग्रह है जो AST स्पेस मोबाइल के द्वारा विकसित किया गया है, जो डायरेक्ट मोबाइल को 4G 5G कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और ये कितने का है? 6100 kg का है। 223 वर्ग मीटर फेज्ड अरे एंटीना लगा है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्विस प्रदान करेगा, जैसे वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेज और हाई स्पीड डाटा। तो इसमें मुख्य बात क्या है कि ये डायरेक्ट सर्विस प्रदान करेगा, या मान लीजिए ये सेटेलाइट हो गया, ये टावर हो गया और ये आपका मोबाइल हो गया। तो पहले सेटेलाइट से टावर रिसीव करता था, फिर टावर के जरिए मोबाइल में आता था। लेकिन अब क्या होगा कि इस मिशन के लॉन्च हो जाने के बाद जब ये सर्विस प्रदान करेगा तो ये बीच का जो हिस्सा है टावर वाला, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये डायरेक्ट मोबाइल को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 मिशन को इसरो अपने LVM-3M6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और इस रॉकेट को बाहुबली नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? बाहुबली। इस रॉकेट के बारे में कुछ बातें जानते हैं। LVM-3M6 जो इस मिशन में यूज किया गया है, तो यह इसरो द्वारा विकसित LVM-3 एक शक्तिशाली 3 चरण वाला रॉकेट है। कितने चरण वाला रॉकेट है? 3 चरण वाला। प्रथम चरण में क्या है? 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर S-200, 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर। और द्वितीय चरण में क्या है? एक लिक्विड कोर स्टेट, एक लिक्विड कोर स्टेट। तृतीय चरण में एक उन्नत क्रायोजेनिक अपर स्टेट C-25। क्षमता की बात करें, इसका कुल लिफ्ट ऑफ मास 640 टन है और ऊंचाई 43.5 मीटर है, और यह जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4200 किलोग्राम तक का भार ले जाने में सक्षम है। कितना भार ले जाने? GTO में कितना भार ले जाएगा? 4200। दूसरे नंबर पर है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार विनोद शुक्ल नहीं रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार विनोद शुक्ल नहीं रहे। इनको जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके एक लेखन है दीवार में खिड़की रहती थी के लिए दिया गया था 2024 में। और आजकल एग्जामिनर भी बड़े जो है स्मार्ट हो गए हैं, जो करंट के मुद्दे जो हैं तो उसके बेसिक से क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन खुद जो है UPPCS 2025 में इसका बेसिक पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार का। तो आइए देखें इसका बेसिक क्या है। इस पुरस्कार की स्थापना 22 मई 1961 में हुई थी, लेकिन यह देना शुरू किया गया था 1965 से। कब से देना शुरू किया गया? 1965 से देना शुरू हुआ। आइए इसमें देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता है तो इस पुरस्कार के योग्य है। ठीक, यानी 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में लिख रहा है तो जो है इसकी कृति अगर फेमस होती है या योग्यतम
पाई जाती है तो उसको पुरस्कार दिया जा सकता है। अब पुरस्कार में क्या मिलता है? पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और बाघ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। बाघ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेमिंग करने में बाघ देवी की कांस्य प्रतिमा की जगह स्वर्ण प्रतिमा लिख दिया जाएगा तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बाघ देवी की कांस्य प्रतिमा ही दी जाती है और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और सबसे पहले यह पुरस्कार किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप ओटक कुशल कृति के लिए, और जो किस भाषा में था? मलयालम भाषा में था। ठीक है, आगे देखते हैं। आइला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक एआई एजेंट का नाम ही आइला है, आइला विकसित किया है। यह एआई एजेंट मानव वैज्ञानिकों की तरह बिना किसी सहायता के शोध कार्य कर सकेगा। बिना किसी सहायता के शोध कार्य कर लेगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा आइला क्या है, तो यह एक एआई एजेंट है जो आईआईटी दिल्ली द्वारा बनाया गया है। ठीक। रमिता और हिमांशु ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता। अभी चल 10वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक महाराष्ट्र के आर्या बोस और पार्थ माने को 6-12 से हराकर जीता। और कौन जीता? यह है रमिता व हिमांशु ने 10 मीटर एयर राइफल। और ये दोनों जोड़ी कहाँ की है? हरियाणा की है। और इसमें थर्ड स्थान कांस्य के लिए दिल्ली के राजश्री संचेटी और पार्थ मखीजा, यानी तीसरे स्थान पर इनको जगह मिली और कांस्य पदक मिला है। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 24 व्यक्तियों और एक टीम को विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार जो विज्ञान पुरस्कार है वो 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला विज्ञान रत्न। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान में जीवन भर का उत्कृष्ट योगदान दिया है, यानी जीवन भर वो विज्ञान के ही काम में लगे रहे। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है इस वर्ष का? यह पुरस्कार प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यह पुरस्कार इनको मरणोपरांत प्राप्त हुआ है, डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर को। आगे देखते हैं। विज्ञान श्री पुरस्कार। यह पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में दीर्घकालिक और विशिष्ट योगदान दिया है। इस वर्ष 8 वैज्ञानिकों को यह सम्मान प्रदान किया गया है। कितने वैज्ञानिक को? 8 वैज्ञानिक को, जिसमें फेमस कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कृषि विज्ञान और प्रदीप थलप्पिल रसायन विज्ञान शामिल हैं। विज्ञान युवा पुरस्कार। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिक को असाधारण शोध और नवाचार के लिए दिया जाता है। इस वर्ष 14 युवा वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। कितने लोगों को? 14 लोगों को दिया गया है। और विज्ञान टीम। यह पुरस्कार एक टीम को दिया जाता है जिसमें 3 या उससे अधिक वैज्ञानिक या शोधकर्ता शामिल होते हैं। इस वर्ष यह पुरस्कार CSIR अरोमा मिशन को प्रदान किया गया। किसको? CSIR अरोमा मिशन को, ध्यान रखिएगा। अभी चर्चा में बना हुआ है PM सेतु। तो PM सेतु के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो PM सेतु कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत जो है कि आता है। एग्जाम में कभी कभी यही पूछ लिया जा रहा है कि योजना है तो वो कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। अब इसके बारे में और बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
4 अक्टूबर 2025 को 60,000 करोड़ बजट के साथ इस केंद्रीय योजना की शुरुआत की। यह केंद्रीय योजना है। एक होता है केंद्र प्रायोजित योजना और एक केंद्रीय योजना। तो यह केंद्रीय योजना है, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा आप लोग। अब इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में 1000 सरकारी ITI को अपग्रेड करना है, यानी ITI 1000 ITI को अपग्रेड करना है उसमें। दूसरा, यह हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है, जिसमें 200 हब ITI अपने पास के 800 स्पोक ITI को आधुनिक मशीनों और विशेषताओं के साथ सहायता प्रदान करना, यानी 200 किनको सहायता प्रदान करेंगी? 800, यानी एक ITI अपने पास के 4 और ITI को मशीनों और विशेषताओं के साथ सहायता प्रदान करेगा। और इस योजना की विशेषताएं क्या हैं? ITI को आधुनिक तकनीक और भविष्य की ज़रूरत क्या है इस समय? AI है, रोबोटिक्स है और ग्रीन एनर्जी है, के अनुरूप ढाला जाएगा। इसका प्रबंधन स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से होगा, जिसमें उद्योगों की 51% की हिस्सेदारी होगी और सरकार की 49% की। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को वैश्विक स्तर के कौशल से जोड़ना है। कितने लाख युवाओं को? 5 साल में 20 लाख युवाओं को वैश्विक स्तर के कौशल से जोड़ना है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में 5 विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।